पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के इस प्रेस में विशेषकर हम रेलवे, टेलीकॉम और आईटी की बात करेंगे। साथियों, 9 वर्षों पहले की अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन की छवि अपने मन में उतारेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि रेलवे स्टेशन पहले कैसे होते थे, आज रेलवे स्टेशन कैसे हैं। किसी भी पैसेंजर से पूछें, साधारण से साधारण पैसेंजर से पूछें तो सब कहते हैं कि सबसे पहला जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और परमानेंट फीचर अब बन गया है वो है रेलवे की सफाई। स्टेशंस पे सफाई, टॉयलेट्स की क्वालिटी बेटर, प्लेटफॉर्म्स की जो सफाई होती है वो बेटर, वेटिंग एरियाज में बेटर, ट्रेन के अंदर भी सफाई बेहतर। पहले किस तरह के टॉयलेट होते थे आप सबको जानकारी है, किस तरह से ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स होते थे, एक खुला, बिल्कुल उस तरह की परिस्थितियों से आज बाहर आके करीब करीब सभी ट्रेनों में टॉयलेट्स बदल के अच्छे वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स आए। दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन आया है वो है स्टेशन के बाद में ट्रेन्स ठीक टाइम पे चलने लगी है। एक पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए किस तरह से रेलवे के स्टाफ का बिहेवियर होना चाहिए उस पर फोकस हुआ है। जितने आईटी सिस्टम्स है वो सारे के सारे आईटी सिस्टम्स में एक मैसिव चेंज करा गया है जिससे कि पैसेंजर जो टिकट खरीदना चाहते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आज अवेलेबल हो गए। इंटरनेट से बुकिंग हो सकती है, कई तरह की एप्स के साथ इंटीग्रेशन हो गया है। तो पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन्स। तीसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया साथियों वो हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन में। रेलवे का विद्युतीकरण अगर हम 2014 से पहले का पीरियड देखें, कुल मिला के जहां 21,000 था, 21,000 किलोमीटर 60 साल में हुआ था, उसकी जगह उसके कंपैरिजन में पिछले 9 साल में 37,000, कहां 21,000 60 साल में, कहां 37,000 9 सालों में। लाखों लीटर डीजल इससे बचत हुई और साथ में पर्यावरण की बात आती है, पोल्यूशन कितना कंट्रोल में आता है, सेफ्टी और ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की रिलायबिलिटी, सारी चीजें इससे इंप्रूव होती है। चौथा जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया साथियों वो हुआ जो रेलवे के ट्रैक ले किए जाते थे। 2014 में अगर हम देखें तो 4 किलोमीटर प्रतिदिन, मात्र 3.5 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन की थी रेट नए रेलवे ट्रैक लगाने की। आज है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर पर डे। पिछले साल की अगर आप आंकड़े देखें तो 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक लगे, नए रेलवे ट्रैक। हम सब जानते हैं कि हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या, एक ग्रोइंग जीडीपी, इन दोनों में रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, रेलवे की क्षमता को बढ़ाना बहुत 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 जरूरी है ताकि यात्रियों को जो वेटिंग लिस्ट है उससे एक छुटकारा मिल सके। कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा ट्रेन चालू होंगी, तभी जाके वेटिंग लिस्ट से छुटकारा मिलेगा। सामान की ढुलाई में ज्यादा से ज्यादा सुविधा आ सके। आप सब जानते हैं कि अगर बेसिकली ट्रक से लेके जाएं और ट्रेन से लेके जाएं तो ट्रेन करीब करीब 1/3 या आधे से कम कॉस्ट पे रेलवे से माल की ढुलाई होती है। यानी देश में कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम हो, महंगाई पे कंट्रोल हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि रेलवे की कैपेसिटी बढ़े। तो इसमें जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है 5,200 किलोमीटर के लेवल पे पहुंचाने में मोदी जी ने जिस तरह से रिफॉर्म्स किए रेलवे के हर एक क्षेत्र में, वो आज उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और मैं छठा सबसे बड़ा जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा वो सब आप जानते हैं। वंदे भारत ट्रेन एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी, बिल्कुल एक ऐसी ट्रेन जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 160 और 180 की जो स्पीड होती है उस स्पीड पे ट्रेन को डिजाइन करना दुनिया में केवल 8 देशों के पास ये क्षमता है। ओनली 8 countries have the design capability to design and manufacture a train which can run at 180 kmph. We have joined that very exclusive
ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन कर सकते हैं, सक्सेसफुली डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन की बात एक है, आत्मनिर्भर भारत की बात है ये। साथ ही साथ जो पैसेंजर्स को इससे कंफर्ट आया और पैसेंजर्स को जिस तरह से एक नया साधन मिला, वो एक बहुत बड़ी बात है। आप देश के किसी भी कोने में जाएं और अभी जून के महीने में देश के सारे राज्यों को वंदे भारत से कवर कर लिया जाएगा। एक एक करके आप में से बहुत लोग कई बार प्रश्न पूछते थे कि क्या चुनाव के राज्य की बात है। नहीं, आपने देखा एकदम स्टेबल तरीके से मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से हर एक राज्य को वंदे भारत मिले। और देखो नॉर्थ ईस्ट, आज से अगर 20 साल 10 साल पहले अगर आप बात करोगे, 10 साल पहले तक क्या होते थे, परिस्थितियां क्या होती थी। कोई नई चीज जब भी आती थी तो नई चीज नॉर्थ ईस्ट में पहुंचती थी सबसे लास्ट में। ये मोदी जी का पीरियड है जिसमें नॉर्थ ईस्ट को नई चीजें भी पूरे देश के समकक्ष साथ ही मिलती है। तो वंदे भारत अभी गुवाहाटी से लॉन्च हुई थी, एक और ट्रेन बन रही है गुवाहाटी से सिलचर के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में अभी ऑलरेडी गाड़ी पहुंच रही है वहां पे। तो बिहार में भी और झारखंड में भी बहुत जल्दी चालू होगी, बंगाल में, उड़ीसा में, हर स्टेट में वंदे भारत जून के महीने में पहुंच जाएगी। उसके बाद में विद इन द स्टेट्स और शहरों को कनेक्ट करेंगे। टारगेट लेके चल रहे हैं कि करीब करीब 200 शहरों को वी मस्ट बी एबल टू कवर 200 सिटीज बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस टारगेट के साथ चल रहे हैं। प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तो करीब करीब हर हफ्ते एक गाड़ी निकल रही है। 2 और नई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हर तीसरे दिन एक गाड़ी निकलेगी, हफ्ते में 2 गाड़ी निकलेगी। एक तरीके से 2 हफ्ते में 3 गाड़ियां, 2 हफ्ते में 5 गाड़ियां, 2 हफ्ते में 5 गाड़ी के हिसाब से प्रोडक्शन होएगा। तो इतनी मैसिव एक्सरसाइज, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन, इतनी कॉम्प्लेक्स इसका ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक एक वंदे भारत में 30,000 के आसपास चिप्स लगती है। 30,000 सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है गाड़ी में। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है। इट्स लाइक अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। उसको डिजाइन करना, उसको इस लेवल की परफॉर्मेंस पे लाना। मैं अभी हाल ही में वर्ल्ड की 2 बेस्ट ट्रेन्स में बैठा हूं। दोनों में मैंने वाटर टेस्ट किया। पानी का ग्लास ऐसे रखा उसमें ट्रेन के अंदर। तो अगर आप उन दोनों की वीडियो देखोगे, उन दोनों देशों का वाटर टेस्ट देखोगे, तो वो वाटर टेस्ट और वंदे भारत का वाटर टेस्ट, आपको बड़ा गर्व होएगा कि पानी वंदे भारत में कम हिलता है कंपेयर टू वर्ल्ड की 2 बेस्ट ट्रेन्स जो भी जिसमें मैंने यात्रा की अभी। उन दोनों में पानी ऐसे रखने से जितना हिलता है, उससे कम पानी का शेकिंग वंदे भारत में। तो एक मैटर ऑफ प्राइड है कि हमारे इंजीनियर्स ने देश में प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट विजन था, उस विजन के अंतर्गत ये काम किया। और लास्ट पॉइंट में रेलवे का आपके सामने जो रखना चाहूंगा वो है स्टेशंस का रीडेवलपमेंट। आप सबने देखे स्टेशन के फोटोग्राफ्स, किस तरह से काम चल रहा है। अभी एज वी स्पीक अबाउट 270 स्टेशंस पे एक साथ काम चल रहा है। अभी 270 स्टेशंस पे, 272 एक्चुअल नंबर, 270 स्टेशंस पे काम चल रहा है तेजी से। और बहुत सारे स्टेशंस अभी कंप्लीशन पे आ गए। आज मैं सुबह ही देख रहा था, बहुत जल्दी उधना स्टेशन का कंप्लीशन होने को आया। और भी कई सारे स्टेशन है, करीब करीब 18 के आसपास स्टेशन कंप्लीशन की स्टेज पे आ गए। तो एक तरीके से पैसेंजर्स के लिए एक टोटली नया मोदी जी ने रेलवे का एक नया स्वरूप दिया है। और ये बहुत जरूरी था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या को अगर हम अच्छी फैसिलिटी से ट्रैवल कराना चाहते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि रेलवे ट्रांसफॉर्म हो। आज करीब रेलवे में 800 करोड़ लोग साल के ट्रैवल करते हैं। 800 करोड़। आप कहोगे 800 करोड़ कैसे हुआ, जनसंख्या 140 है। तो कोई व्यक्ति अगर एक से ज्यादा बार ट्रैवल करता है तो उसको ट्रिप यानी पैसेंजर ट्रिप, जिसको कैलकुलेट टेक्निकल टर्म में कहते हैं, वो पैसेंजर ट्रिप्स हुई 800 करोड़। और 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास रोड से पैसेंजर ट्रिप्स बनती हैं।
और 30 करोड़ के आसपास एयरलाइन से बनती हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी, और मिडिल क्लास और लोअर इनकम बहुत टोटली उनके लिए रेलवे सबसे बड़ा साधन है। तो इसी भावना के साथ, इसी सेवा की भावना के साथ रेलवे का ओवरऑल मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं आऊंगा साथियों बहुत क्विकली टेलीकॉम पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, उसके बाद में क्वेश्चंस लेंगे। टेलीकॉम में आप अगर याद करो 9 साल पहले एक तरीके से सेक्टर ऐसा था जिस सेक्टर में केवल स्कैम और करप्शन और एक ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि लोग उसमें सेक्टर से बाहर निकलने की पोजीशन में आ गए थे। आज टेलीकॉम सेक्टर एक वाइब्रेंट, ग्रोइंग, इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर की तरह उभर के आया। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डेटा, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ वॉइस, मोस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड कहा गया है आईटीयू की रिपोर्ट्स में। आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आप जानते हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की है, ये यूएन की है। उसने अपने सर्वेज में कहा है कि इंडिया इज द मोस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम सेक्टर इन द वर्ल्ड। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर इज द मोस्ट अफोर्डेबल सेक्टर इन द वर्ल्ड। उसका प्रभाव कितना पड़ा? उसका प्रभाव सबसे बड़ा पड़ा कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हुई। टेक्नोलॉजी केवल कुछ मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम के हाथ में नहीं रही। टेक्नोलॉजी की एक्सेस लोअर इनकम, लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, पोरेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी के हाथ में भी आज टेलीकॉम की लो कॉस्ट के कारण और अफोर्डेबिलिटी के कारण और एक्सेस के कारण एक टेक्नोलॉजी पे पहुंच बनी। ये बहुत जरूरी था और इसमें कई तरह के स्टेप्स लिए गए, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, इंडस्ट्री को एक हेल्दी कंपटीशन वाली पोजीशन में लेके आया गया। कई तरह के इनिशिएटिव्स के कारण ये संभव हो पाया। और बीएसएनएल, जिसको एक हेल्दी कंपनी को यूपीए गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली एकदम फिनिश होने वाली कगार पे लाके छोड़ा था 2014 में, उस पोजीशन से आज मोदी जी के इन 9 वर्षों में जो बीएसएनएल को सपोर्ट दिया, एक चट्टान की तरह खड़े रहे। पीएम साहब एकदम क्लियर, एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए। और आज उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। बीएसएनएल ने इस साल करीब 1,500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। 1,500 करोड़ के आसपास अभी फाइनल अकाउंट्स अभी होंगे, तब आपको एक्यूरेट नंबर्स दिए जाएंगे। लेकिन 1,000 करोड़ से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, मैसिव चेंज है। उसके कंपैरेबल अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों में फाइबर को पहुंचाना, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना। हर महीने बीएसएनएल अभी दे रहा है 1.5 लाख नए कनेक्शन फाइबर के। और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से एक परिवार का वीडियो आया था मेरे पास में कि वो व्यक्ति एक बड़ी बिग 4 फर्म में से एक बड़ी फर्म के लिए एक नौजवान काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ बीएसएनएल, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का जो भारत नेट का प्रधानमंत्री जी ने इंप्लीमेंटेशन किया, उसके कारण छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में बैठ के वो बड़े आराम से अपना एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पे काम कर पा रहा है। दैट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट विच हैज कम इन पीपल्स लाइव्स। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा दुनिया पे निर्भर करता था हिंदुस्तान। आज ये परिस्थिति आई है पिछले 9 वर्षों के आत्मनिर्भर भारत के और मेक इन इंडिया के पॉलिसीज के कारण। आज दुनिया के रिचेस्ट, सबसे समृद्ध देशों में हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है वो होता है जो टावर होता है ना, टावर के ऊपर, ये जैसे मान लो ये टावर है, इस टावर के ऊपर एक रेडियो इक्विपमेंट लगा होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल सा इस तरह से लंबा सा एक डिवाइस होता है व्हाइट कलर का, जनरली आपने देखा होगा, उसको रेडियो इक्विपमेंट बोलते हैं। वो रेडियो इक्विपमेंट सबसे कॉम्प्लेक्स होता है,
सबसे कॉम्प्लेक्स रेडियो इक्विपमेंट होता है। इतना बड़ा सा, इतना करीब 2 मीटर लंबा होता है, जो आपने देखा होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस होता है, क्योंकि उसमें सारी वेव फॉर्म उससे जनरेट होती है, बीम कैसी होती है वो जनरेट होती है। अपने मोबाइल फोन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन उसी रेडियो के कारण होता है। दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिवाइस। वो कॉम्प्लेक्स डिवाइस हिंदुस्तान में डिजाइन होके, मैन्युफैक्चर होके अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है। ये चेंज आया है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज। फिर कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी, 4G और 5G की कोई सोच भी नहीं सकता था डेवलप करने की। 5 कंपनीज की एक टाइट ग्रिप बनी हुई थी। कई देशों ने कोशिश की डेवलप करने की, सबने हाथ खड़े कर दिए कुछ समय प्रयास करने के बाद में। आज हिंदुस्तान ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है 4G 5G की, मोदी जी की स्पष्ट विजन के कारण एकदम क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, एक फॉलो अप, कंटिन्यूअस, कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को उन्होंने दूर किया और टेक्नोलॉजी बनी है 4G 5G की, जिसको पता था कि दुनिया में जब एक्सपोर्ट करेंगे ये टेक्नोलॉजी, तब हर कोई क्वेश्चन करेगा। तो पहले 10 लाख एक साथ कॉल हो उस पे टेस्ट किया, फिर 50 लाख कॉल एक साथ हो उसके लिए टेस्ट किया। पिछले दिसंबर में उसकी टेस्टिंग हुई 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स पे, 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स पे। और आज सारी की सारी दुनिया में इतनी जबरदस्त चर्चा है इसकी। अभी G7 भेजा था मुझे पीएम साहब ने, वहां G7 में जब इसके बारे में बताया लोगों को, तो लोगों के आश्चर्यचकित है। हर देश चाहता है कि हिंदुस्तान से ये टेक्नोलॉजी ले। और ईश्वर जिस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट विजन के कारण जो डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है, अगले साल 1.5 साल के अंदर अंदर बड़े बड़े समृद्ध देशों में भी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से उनके टेलीकॉम सेक्टर में काम होगा। ये एक मैसिव चेंज है। आप सोचो, टावर जैसी चीज, टावर लगाने की परमिशन 2014 में एवरेज टाइम लगता था 300 दिन। जो अभी रिफॉर्म्स हुए हैं, मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स किए, पीएम साहब ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसका रिजल्ट है कि आज टावर की परमिशन एवरेज 7 दिन में, कहां 300 दिन, कहां 7 दिन। इतनी सिंप्लीफिकेशन, पूरा एकदम टेलीकॉम सेक्टर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब मैं आता हूं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पे। हम सब जानते हैं जब डिजिटल इंडिया का विजन पीएम साहब ने प्रेजेंट किया था, तब विपक्ष में चिदम्बरम साहब और सब किस तरह से तंज कसने का काम कर रहे थे कि क्या हाईवे के ढाबे पर भी कोई मोबाइल से पेमेंट करेगा। राजीव गांधी जी की बात तो हम सबको ध्यान है ही है कि 100 रुपए बेचते थे, दिल्ली से 15 रुपए पहुंचता था सड़क में, गांव में। सारी परिस्थितियां बदल गई जिस तरह से डिजिटल इंडिया का इंडिया स्टैक बना, जो हमारा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना। उस डिजिटल इंडिया के विजन के कारण आज जापान जैसा समृद्ध देश, उन्होंने तय किया है हिंदुस्तान का पेमेंट सिस्टम, हिंदुस्तान का डिजिटल इंडिया का इंप्लीमेंटेशन जापान में होगा। ये कितना बड़ा परिवर्तन है, सोचो आप। और जो जन जन तक पहुंचा वो परिवर्तन आप देखो। 100 रुपए भेजे जाते हैं दिल्ली से, 100 रुपए पहुंचते हैं ग्रामीण माता के अकाउंट में, ग्रामीण किसान के अकाउंट में। ये जो परिवर्तन आया रास्ते से, जो जितना करप्शन था वो एकदम पूरा रास्ते से फिनिश हो गया। अभी कई स्टेट है जो इसका विरोध कर रहे हैं, और कुछ स्टेट ऐसे भी है जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को हटा के पुरानी प्रथाएं लगानी चालू कर दी है। कारण स्पष्ट है, क्यों करते हैं कोई इस तरह से। कैश देना और कैश देने के साथ साथ और क्या होता है हम सब जानते हो। तो ये इतना बड़ा चेंज आया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज से 9 साल पहले प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होती थी। आज $105 बिलियन, करीब करीब मतलब $100 बिलियन क्रॉस करना अपने आप में इतना बड़ा एक बेंचमार्क है। मोबाइल फोन $11 बिलियन के एक्सपोर्ट हुए। रघुराम राजन जी कहते हैं कि
आप सबने पढ़ा होगा उनका स्टेटमेंट। जो व्यक्ति ना इकोनॉमिस्ट तो अच्छे हैं वो बहुत, लेकिन जब वो पॉलिटिशियन बन गए, पॉलिटिशियन बनते ही उनकी राग बदल गई। 2014 से पहले रघुराम राजन क्या थे, 2014 के बाद में रघुराम राजन क्या हो गए जब गवर्नर थे, वो भी हमें पता है। वो जब क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को, तब मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति शिकागो जाके भी, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जाके भी अगर ज्ञान न रख पाए तो क्या काम का। तो ये आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अकेले में 25 लाख जॉब्स हैं आज 25 लाख जॉब्स। एक एक फैक्ट्री ऐसी है जहां पे एक साथ 20-20 हजार लोग काम कर रहे हैं, और करीब 70-80% है जो बहनें काम कर रही हैं। इतना बड़ा परिवर्तन है। एक आप हर महीने आप देखो, हर महीने कोई ना कोई बड़ी कंपनी अनाउंसमेंट कर रही है कि हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की चालू करें। अभी हाल ही में सिस्को ने अनाउंसमेंट किया था। बहुत जल्दी अभी 2 बड़े अनाउंसमेंट्स और होने वाले हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, और बहुत कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड। तो जो भी फील्ड आप लो, जो सेक्टर लो, हर एक सेक्टर पे एक सिस्टमेटिक वे में, मेथोडिकल वे में काम करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। आप याद करो 2004 में अगर हिंदुस्तान की जीडीपी को दुनिया में कंपैरिजन करते थे, 10वें स्थान पे थी। 2014 में कहा 10वें स्थान। 4 से 14 वाला लॉस्ट डेकेड हो गया एकदम। 10 साल पूरे हिंदुस्तान ने लूज किए। 2014 में 10वीं रैंक पे मोदी जी ने जिम्मेदारी ली, तब 10वीं रैंक पे थी हिंदुस्तान की जीडीपी, आज 5वीं रैंक पे आई। और अभी आपने मॉर्गन स्टैनली और सबकी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी। 2026 तक हम 4थे नंबर पे होंगे, और 2027-28 में हम विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से होंगे। और उसका प्रभाव अल्टीमेटली हमारे साधारण मानवीय पे पड़ता है। जब इकोनॉमी ग्रो होती है, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई फैक्ट्रीज बनती हैं, नए इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं, नई मेडिकल कॉलेजेस बनती है, नए एम्स बनते हैं, नई आईआईटीज बनती है, रोजगार पैदा होता है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करने से ही ये चीज हो पाएगी, तभी जाके एक सस्टेन्ड ग्रोथ हो पाएगी। शॉर्टकट लगाना बहुत आसान होता है। शॉर्टकट जो लगाते हैं, जो राजनीतिक दल शॉर्टकट की राजनीति में विश्वास करते हैं, वो देश का नुकसान कर रहे हैं। और इस देश की जो क्षमता है, वो क्षमता दुनिया के किसी और देश की नहीं हो सकती। इस क्षमता को अगर ठीक से पूरा करना है, जो हमारा पोटेंशियल है उस लेवल पे हमें पहुंचना है, तो हमें कड़ी मेहनत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, बहुत ही वेल थॉट थ्रू भविष्य को सोच के सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। और वही निर्णय मोदी जी ने अब तक 9 वर्षों में लिए साथियों। और बहुत ही इसका सबसे बड़ा कारण है जो 140 करोड़ देशवासियों ने एक डिसाइसिव मैंडेट दी, क्लियर मेजॉरिटी दी। वो क्लियर मेजॉरिटी आज अच्छे रिजल्ट्स में परिणत हुई, और पूरा विश्वास है 2024 में भी वैसी ही क्लियर मेजॉरिटी देंगे, वैसी ही क्लैरिटी के साथ देश को आगे ले जाने की मैंडेट देंगे। धन्यवाद। एक एक करके रुक जाइए। सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। सर, मेरे 3 सवाल है, तीनों मिनिस्ट्री को। तो सबसे पहले रेलवे का सवाल है कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे तय में बढ़ रहा है, लेकिन ये छोटा सा काम फेंसिंग का है, वो नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो हमारी स्पीड इससे कंप्रोमाइज होती है। दूसरी बात है, डाटा बहुत सस्ता है, वो सही है, लेकिन कंज्यूमर कितना कंप्रोमाइज कर चुका है कि ये जो डेटा हर हमेशा फोन आते हैं, हॉटस्पॉट को रोकने के लिए आप लोगों ने बहुत कोशिश की, सफल नहीं होता है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है कि फोन पे, पेटीएम ये सब इतना हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रुपीज में वो बाधा है, क्योंकि उसको हम यूज करें। तीनों प्रश्नों का बहुत स्पष्ट जवाब है। फेंसिंग में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमारी विशेष परिस्थितियां। क्या है हमारी विशेष परिस्थितियां?
हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। अगर हम किसी भी जगह जाएं, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ शहर पूरे के पूरे बसे हुए हैं। लोग इधर से एक शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं। तो जो डिजाइन किया गया है, और डिजाइन अभी करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास लग चुका है। कई डिजाइन एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले दीवार जैसा डिजाइन भी किया गया था, फिर बाद में स्लीपर को रख के वो डिजाइन भी किया गया, फिर तीसरा अलग डिजाइन किया गया। किसी भी डिजाइन में हमें अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन निकालना पड़ा, वो सॉल्यूशन था जिसमें गांव के लोग या शहर के लोग सेफ तरीके से क्रॉस तो कर सके, लेकिन जानवर ना आए। इस डिजाइन को ध्यान में रखते हुए अभी बॉम्बे और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में करीब 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें फेंसिंग की गई है। बहुत यूनिक डिजाइन है, जिसमें एक बार यहां पे, दूसरा बार यहां पे, करीब 1.5 मीटर का ये हाइट का है और इतना सक्सेसफुल हुआ है। अभी हाल ही में रिव्यू किया था कुछ दिनों पहले ही, उस फेंसिंग के बाद में 0 कैटल इंसिडेंट हुआ, जीरो। और अब उसको करीब करीब वो नई डिजाइन सारे के सारे जोनल रेलवे को दी जा चुकी है। उसी डिजाइन से तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, होक्स कॉल्स, साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए अभी आपने देखा होगा संचार साथी पोर्टल का लॉन्च किया गया था कुछ दिनों पहले। 3 बड़े रिफॉर्म लॉन्च किए गए थे। संचार साथी के उपयोग से 40 लाख फर्जी सिम और 41,000 गलत पॉइंट ऑफ सेल वाले जो एजेंट होते हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, हटाया गया है। जिस तेजी से एआई का उपयोग करके फर्जी सिम को निकाला जा रहा है और फर्जी कॉल करने वालों को प्रिवेंट किया जा रहा है, एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है होक्स कॉल्स में और साइबर फ्रॉड में। और अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि नागरिकों को भी हम जागरूक करें। अननोन कॉल जो भी आए उसको कभी ना उठाए। अननोन नंबर से जब भी कोई कॉल आए, मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, जो नंबर आपको पता हो उसी नंबर को ही उठाएं, बाकी आप नंबर फोन उठाएं ही नहीं। अगर किसी को अपना अननोन व्यक्ति है उसको फोन करना है तो वो पहले मैसेज भेजे, फोन नंबर आपके सामने आए कि भाई कौन व्यक्ति है, उसके बाद में ही उसको उठाए। हमें नागरिकों को भी जागरूक करना पड़ेगा। तीसरा विषय आया ई रूपी का। सीबीडी जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी का है, बहुत ही सक्सेसफुल इसका पायलट हुआ है और ये वैसे विषय फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। बहुत ही सक्सेसफुल इसका पायलट हुआ है और इस पायलट के सक्सेस के बाद में इस पायलट को और आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। करीब करीब अगर हम दुनिया में देखें तो जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी बनाने का जो काम चला है उसमें हिंदुस्तान टॉप 3 में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज पांडे एबीपी। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि डाटा बहुत सस्ता हुआ है और कंज्यूमर्स भी बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन इस दौरान आप देखिए 5G भी आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की स्पीड बहुत कमजोर होती जा रही है। हम लोग सेंट्रल दिल्ली में बैठे, यहाँ भी अगर आप देखिए तो वीडियो डाउनलोड करने में बहुत लंबा समय लगता है, भेजने में मुझसे भी ज्यादा लंबा समय लगता है। तो ये क्वालिटी कैसे ठीक करेंगे? देखो, 5G 4G से 5G का ट्रांजिशन चल रहा है। अगर हम दुनिया के बड़े बहुत ही रिच कंट्रीज की कंपैरिजन में करें, जिन्होंने 2019 में 5G आरंभ किया था, वो 1 लाख साइट पे है। हिंदुस्तान ऑलरेडी 2 लाख साइट कवर कर चुका है। जब एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन होता है, मैं थोड़ी सी टेक्निकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मान लो ये फोन, ये कोर है 4G का, ये कोर है 5G का। जब कॉल अगर 4G पे स्टार्ट हुई, 4G के कोर से 5G के कोर पे जब ट्रांसफर होती है तो उसमें कई बार इश्यूज आते हैं। तो शुरुआत में जब भी सिस्टम नया लगता है, शुरू में हमेशा सिस्टम प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ 5G बहुत बढ़ जाता है, जिसको एक तरीके से 70-75% कवरेज जब पहुंच जाती है, तो कॉल ओरिजिनेट भी 5G पे ही होगी और एंड भी 5G पे होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अपने कुल 8 महीने हुए 5G लॉन्च हुए। वर्ल्ड की फास्टेस्ट 5G रोल आउट है। आज की तारीख में प्रति मिनट
प्रति मिनट एक नई 5G की साइट लाइव हो रही है, एवरी मिनट। स्पीड में हिंदुस्तान की पोजीशन जस्ट इन द लास्ट 1 ईयर आफ्टर लॉन्चिंग 5G 20 पायदान ऊपर चढ़ी है दुनिया में, 20 पायदान ऊपर चढ़ी है। जो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करते हैं स्पीड का, उन लोगों के अनुसार, हमारे हिसाब से नहीं कह रहे हम, इंडिपेंडेंट बॉडीज के इंडेक्स के हिसाब से कह रहे हैं। तो जिस स्पीड से काम चल रहा है, अच्छा स्पेक्ट्रम, सारे टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है। स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम में, राइट? तो स्पेक्ट्रम सफिशिएंट क्वांटिटी में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दिया गया है। पिछला ऑक्शन बहुत सक्सेसफुल हुआ था, 1.5 लाख करोड़ की इनकम हुई थी भारत सरकार को उससे। तो सफिशिएंट क्वांटिटी में स्पेक्ट्रम भी आ चुका है। इन सब के चलते डे बाय डे क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और जैसे ही 5G आप समझो करीब करीब दिवाली तक, आगामी दिवाली या ज्यादा से ज्यादा ले लो, लेटेस्ट बाय दिसंबर ले लो, बाय दिसंबर ऑफ दिस ईयर 5G की कवरेज करीब करीब 65-70% एरिया में पहुंच गई होगी अच्छी क्वांटिटी में। एक जो अभी इस तरह की जंप है वो इस तरह की जंप रहेगी क्वालिटी ऑफ सर्विस में और क्वालिटी ऑफ डेटा में। संतोष ठाकुर, नवभारत। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो सर रेलवे का आपने बताया 5200 किलोमीटर फॉर दिस लॉजिस्टिक्स, तो ये नई लाइन है सर या अपग्रेडेशन है? दूसरा सर 5G स्टेक का आपने बोला G7 कंट्रीज के साथ मुलाकात होती, तो सर कौन कौन सी कंट्रीज हैं दे आर इंटरेस्टेड इन आवर 5G स्टेक? और थर्ड सर सेमीकंडक्टर के वेदांता मतलब सर कब से शुरू करेगा काम, अभी मतलब कौन सी कंपनी आने वाली है? तीनों प्रश्न एकदम बहुत अच्छे, तीनों स्पष्ट जवाब देता हूं। 5200 किलोमीटर नई पटरियां लगी। अपग्रेडेशन जो किया वो करीब करीब 7000 किलोमीटर से ऊपर, वो अलग है। 7000 से ज्यादा किलोमीटर का अपग्रेडेशन किया। ये 5200 नई पटरियां लगी है, जहां पे डबलिंग हुई हो, मल्टी ट्रैकिंग हुई हो, या नैरो गेज हटा के ब्रॉड गेज बनाओ, या टोटली नई लाइन बनी हो, उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या का अगर आप अनुमान लगाओ, पूरा स्विट्जरलैंड का जो रेलवे नेटवर्क है वो 5000 किलोमीटर है। पूरा मतलब स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर हिंदुस्तान ने पिछले वर्ष में नया रेलवे नेटवर्क ऐड किया है। इट्स दैट बिग, इतना बड़ा ये मतलब एडिशन है। दूसरा आपका प्रश्न, 5G और 4G के टेक्नोलॉजी इंडिया टेलीकॉम स्टैक को कौन कौन लेना चाहता है? यूरोप के देश है, एशिया के देश है, अमेरिका के देश है। तीनों जगह से डिमांड है। और जैसे ही हम अभी करीब करीब 100 साइट पे BSNL के लगाया है, 100 साइट पे लाइव, पहले लैब टेस्टिंग हुई थी, मतलब सिम्युलेटेड टेस्टिंग हुई थी, अब लाइव इसका डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसको करीब 3 महीने तक और लाइव कंडीशंस में टेस्ट करेंगे। और अगस्त के महीने से, अगस्त या समझो मैक्सिमम अगस्त के एंड तक, फिर ऑलमोस्ट डेली 200 साइट पे लगाएंगे इसको। साल के एंड तक करीब करीब 30-35 हजार साइट्स पे लगेगा। जब 20,000 साइट्स पहुंच जाएगी अपनी, तब एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। वैसे ही वंदे भारत का भी जब 200 गाड़ियां चल जाएंगी देश में, तब उसको एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। वंदे भारत का भी एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज आने लग गई हैं। यूरोप, ठाकुर रविंद्र सिंह जी। अरे सेमीकंडक्टर में पिछले 1.5 वर्षों में देश में ऐसा मेथोडिकल तरीके से काम हुआ है कि आज दुनिया की हर बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड विल बी इंडिया। बहुत क्लियर। इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, कई देशों ने जो गलती की थी कि पुश करो कि जल्दी से जल्दी फैब लग जाए, केवल फैब पे फोकस जिन लोगों ने किया, उनके विपरीत हम लोगों ने पूरा इकोसिस्टम बनाने पे डेवलप किया। क्या होता है सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम? करीब करीब 250 के आसपास बहुत ही स्पेशलिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी गैसेस, इतनी कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन और इतनी एक्सट्रीम प्योरिटी की चीजें होती है जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में लगती है। ऐसे कॉम्प्लेक्स और इतने प्रिसाइज इक्विपमेंट होते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं
साधारण भाषा में हम देखते हैं कि जैसे कोई टॉर्च है, या आप टॉर्च जैसे मान लो जलाते हो, राइट, या ये लाइट है, इस लाइट की रोशनी बिखरी बिखरी सी रोशनी है। हम कहते हैं कि लेजर की रोशनी एकदम शार्प होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है। लेजर को हम बहुत बारीक और ये मानते हैं, फोकस्ड मानते हैं, राइट, अपनी साधारण भाषा में। अब लेजर की रोशनी के सामने जब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में जो रोशनी काम में लाई जाती है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे, इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है, जो नाखून की टिप है ना, इसका 1,00,000 गुना बारीक। नाखून की जो टिप है, इस नाखून का जो कोना है, इससे 1,00,000 गुना बारीक, इतनी फाइन, इतनी नैरो प्लाज्मा उससे बनती। वैसी मशीनें इसमें सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में लगती है। तो वो सारा का सारा इकोसिस्टम मोदी जी ने जब कहा था, पीएम साहब ने जब अप्रूव किया था, तो बहुत स्पष्ट कहा था कि ये 20 साल का प्रोग्राम है। इस इंडस्ट्री को उस तरीके से डेवलप करो कि 20 साल तक लोग हिंदुस्तान के बारे में ही सोचे और कहीं जाने की सोचे तक नहीं सेमीकंडक्टर के लिए। तो पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ। दूसरा, टैलेंट। आज ग्लोबली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री करीब करीब $650 बिलियन की इंडस्ट्री है। 2030 तक ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है, डबल हो रही है, क्योंकि हर चीज में सेमीकंडक्टर लग रहा है, हर चीज में चिप लग रही है। कार में हो, फैन में हो, लाइट में हो, इस कंप्यूटर में हो, फोन में हो, इस माइक में हो, हर जगह चिप लग रही है। डबल हो रही इंडस्ट्री। उस डबल होने के लिए 1 मिलियन नया टैलेंट चाहिए। 1 मिलियन, 10 लाख नए टैलेंट चाहिए सेमीकंडक्टर में। 10 लाख नए व्यक्ति चाहिए जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर सके। हिंदुस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। मोदी जी ने जब पॉलिसी बनाई सेमीकंडक्टर की, शुरू से ये ध्यान रखा कि टैलेंट इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा। 106 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप हो गया है 1.5 साल में। 1 जनवरी 2022 को प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। 1.5 साल में 106 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप हो गया है। बीटेक के कोर्सेज, एमटेक के कोर्सेज, पीएचडी के प्रोग्राम्स, जो क्लीन रूम में काम करने का काम होता है वो काम, जो पॉलिशिंग, पैकेजिंग और जो फाइनर टेक्निकल काम होते हैं उन काम के लिए, उन सब पे एक साथ काम चला। तो टैलेंट में इंडिया विल इमर्ज एज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तीसरा, इसकी जो लॉजिस्टिक्स होती है, सप्लाई चेन होती है पूरी की पूरी, इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि मतलब पूरे एनवायरनमेंट को इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। 1 सेकंड भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर होता है तो पूरे दिन भर की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। करोड़ों रुपए का एक दिन में लॉस हो जाता है। इतना फाइन इसका काम है। तो इसमें जिस तरीके से हमने सारे राज्यों को रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने अपने क्षेत्र में कोशिश करो, तो बहुत राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं केवल। गुजरात में जो धोलेरा में व्यवस्था की, धोलेरा के लिए गुजरात सरकार ने 3 अलग अलग ग्रिड से सप्लाई, वाटर की सप्लाई, 5 पोर्ट से कनेक्टिविटी, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाई स्पीड रेल बिटवीन धोलेरा एंड अहमदाबाद। तो एक तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जैसे आज दुनिया का कैपिटल क्या है, दुनिया का सेमीकंडक्टर कैपिटल कौन है? ताइवान। ताइवान में विद इन ताइवान एक जगह शिंचू जो वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर कैपिटल है, 4,500 एकड़ में बना है। धोलेरा के लिए गुजरात सरकार ने शुरू से 10,000 एकड़ की जमीन सेमीकंडक्टर के लिए रखी और 1 लाख एकड़ अवेलेबल है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसमें से 10,000 एकड़ सेमीकंडक्टर के लिए रखी। फिर आज सारी दुनिया में ये डिमांड है लोगों की कि जो मैन्युफैक्चरिंग में बिजली प्रोड्यूस लगती है वो बिजली भी ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। तो गुजरात सरकार ने 20,000 मेगावाट का ग्रीन पावर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखा। तो एक इस तरह का थॉट प्रोसेस बनाए, जिस थॉट प्रोसेस में अभी हाल ही में पीएम साहब ने मुझे भेजा था कि अमेरिका में जो जितनी भी सेमीकंडक्टर कंपनीज है उनसे मिलके आओ।
तो आई वेंट टू द वेस्ट कोस्ट में भी और कोई भी टूरिस्ट घूम रहे हैं तो तो मैं तो खैर टूरिज्म के हिसाब से नहीं गया था, मैं मात्र 45 कंपनियों से मिलने के लिए गया था। 45 की 45 कंपनियों से मिला, 2 यूनिवर्सिटी से मिला। एक सेमीकंडक्टर कंपनी ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और इस चीज को प्रेज किया कि दूसरे देशों ने जो गलतियां की वो गलती आप नहीं कर रहे हो, आप हड़बड़ी में आगे नहीं जा रहे हो, आप बहुत सोच समझ के भारत बिल्कुल पूरे इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है कि जब ये इंडस्ट्री ग्रो होएगी तो हिंदुस्तान के अलावा और कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। और लास्ट पॉइंट इसमें, अगर ताइवान में कॉस्ट 100 आती है, 100 रुपए आती है, तो बाकी समृद्ध देशों में 140-160 रुपए की कॉस्ट है और हिंदुस्तान में कॉस्टिंग आएगी 80 रुपए। तो आप सोचो, अगर परफेक्ट एनवायरनमेंट हो, सब तरफ पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है और कॉस्ट कम है और टैलेंट अवेलेबल है, तो बताओ कहां जाएगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल दिया है। हमने 9 स्टेट्स, मतलब सारे स्टेट्स को चॉइस दी थी, उसमें से 9 स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं नाम नहीं लूंगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, किसी का नाम छूट गया तो मेरे सिर पे आ जाएगा कि फेडरल सिस्टम खराब कर दिया। आजकल तो फेडरल सिस्टम को खराब करने में लगे हुए हमारे केजरीवाल साहब जिस तरह से, तो क्या करें, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी यानी पूरे भारत को इस तरह से नापता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के अचीवमेंट आप बता रहे हैं और दूसरे मंत्री बता रहे हैं, तो ये जो भारत की कल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपकी सरकार की विकास की, नए संसद में भी भारत की कल्पना रखी गई है, अखंड भारत, तो क्या संदेश देने के लिए? नई संसद भारत के अमृत काल का प्रतीक है, भारत के एस्पिरेशंस का प्रतीक है, भारत के जो 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है देश को विकसित देश बनाने का। हो गया बेटा, थैंक्स। संकल्प है एक विकसित देश बनाने का, दुनिया में अपनी जो पहचान है इस पहचान को सुदृढ़ करने का, और जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान ने दुनिया को डेमोक्रेसी दी है, और जिस सुदृढ़ तरीके से डेमोक्रेसी इस देश में चली है अपने यहाँ, और जितनी गहराई के साथ सारे इंस्टीट्यूशंस को आज सींचा जा रहा है, जितनी गहराई के साथ इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जा रहा है, जिस थॉटफुलनेस के साथ देश की सोसाइटी को एक सोशल जस्टिस की, जो माने गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी में एक परमानेंट चेंज आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, उस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही है, उसका प्रतीक है। जरूर है, आप जो संदेश लिए वही है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, सबके नाम है। सर, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि जून तक देश के सभी राज्यों को वंदे भारत सौगात मिल जाएगी, तो क्या देश के जो ट्रैक है इस काबिल है कि उस पे वंदे भारत दौड़ सके? अगर नहीं है तो क्या जून तक सभी सुधार किए जाएंगे और स्टेशन भी क्या उस काबिल? देखिए, गाड़ी की लाइफ होती है 35 साल, राइट? जो गाड़ी आज तैयार करते हैं वो 35 इयर्स तक चलती है, राइट? लाइफ होती है गाड़ी की। देश के ट्रैक्स पिछले 9 वर्षों में करीब 18,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स अपग्रेड हुए, लगातार किए जा रहे हैं। अभी टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर अंदर करीब 30,000 किलोमीटर ऐसे होंगे जो कि 160 से 180 की स्पीड के लिए फिट होंगे। रेलवे और हाईवे में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ट्रैक और ट्रेन, इन दोनों का सामंजस्य बना के उस हिसाब से ट्रैक की स्पीड का लिमिट किया जाता है, राइट? तो इसमें ट्रैक्स को यूनिवर्सली 110 किलोमीटर की स्पीड, करीब 50% ट्रैक्स को 160 की स्पीड के लिए तैयार करने का काम लगातार चल रहा है, तेजी से चल रहा है, और करीब हर महीने उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। तो आप देखोगे अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर अंदर
आधे करीब करीब देश के जितने बड़े शहर हैं, करीब आधा और मीडियम टाउन्स हैं, करीब करीब उन सब को 160 से 180 की स्पीड तक अवेलेबल हो जाएगी सर्विस। ट्रेन की लाइफ तो 35 वर्ष है, तो जब ट्रेन और ट्रैक दोनों साथ पैरेलल चल रहे हैं। मिलन इंडिया टुडे। सर, दो सवाल है। पहला तो अब दिख रहा है कि रेलवे जो है एनएसी के पास जो एरियाज में रेल प्रोजेक्ट्स बना रहा है, उसके बारे में आप बताइए कि अभी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी है जो आप मिनिस्ट्री के साथ भी कर रहे हैं। दूसरा सर, जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट है, वो भी एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन काफी सालों से वो डिले हो रहा है। अभी उसकी क्या प्रोग्रेस दिखाई दे रही है? क्या उससे पहले आप 400 वंदे भारत ले आएंगे, उसके बाद ये ट्रेन लॉन्च होगी? ये पूरा जो दोनों पैरेलल चलेंगे। पहले मैं एलएसी की बात करता हूं। देखिए, बॉर्डर एरियाज के बारे में कांग्रेस के एक डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था, वो सब आपकी जानकारी में है कि वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचे तो अच्छा है, ताकि उपयोग न कर पाए। ऐसी सोच थी एक। उस सोच के विपरीत मोदी जी की सोच है, हर एक बॉर्डर एरिया को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिले। टेलीकॉम टावर लगाए जा रहे हैं, देश भर के बॉर्डर एरियाज में टेलीकॉम टावर लग रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, हाईवे का नेटवर्क तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है, हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, टूरिज्म के डेवलपमेंट की व्यवस्था हो रही है, और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें रेलवे का नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है। ये भाई कह रहे हैं कि बंद करो, बोर हो गए। तो कोई नहीं। तो बॉर्डर एरियाज में भी सुपर स्पीड से रेलवे का काम चल रहा है। सेकंड, बुलेट 195 किलोमीटर के पिलर्स बन गए, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब भी चले और देखें कितनी स्पीड से बुलेट का काम चल रहा है। सारी दुनिया आश्चर्यचकित है, इतना फास्ट काम शायद ही कहीं। और जो लोग इस काम में लगे, उन लोगों को ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर तक मिलने चालू हो गए। जो डिवाइसेस और जो इक्विपमेंट इसमें लगने लगे, उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिलने चालू। मतलब आप सोचो, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी को आगे काम में लेना, देश के उपयोग में लाना, इन सब का प्रभाव कितना मल्टीपल होता है। कमलेश जी, भारत एक्सप्रेस। ऐसी खबरें आ रही थी कि माल भाड़ा और यात्री भाड़ा को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आपकी खबरें एकदम गलत है, और गलत खबरों को अपने तक ही रखें, आगे ना पहुंचाए। अरुण CNN। My question is about the status of bullet train because we've been reading about this since 2020. अभी तो मैंने बताया 195 किलोमीटर बन चुकी है पिलर। आप चल के देखो ना। आप कब गए लास्ट देखने के लिए? अरे यार, ये तो गलत बात है, जाना चाहिए ना। प्रज्ञा। नहीं तो वीडियो तो देख लो कम से कम। So while you are listing all these achievements by Modi government in past 9 years, Rahul Gandhi in US is saying that BJP is very educated, it's polarized society. Muslims are under attack, Dalits are under attack, Christian Sikhs are also under attack, and he also said that Indian Union Muslim League is also secular party. How do you read? देखो, जब कोई टूरिस्ट कहीं जाता है तो वो बहुत आराम से, मजे से, अपने मन में जो आता है वो कह देता है। अब आप मुझे बताओ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कौन सा सेक्युलर कह रहे हैं राहुल जी? क्या वो भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, ये वो वाला सेक्युलर है, या कोई राहुल जी ने सेक्युलर की नई डेफिनेशन बनाई है? ये उनको जरूर पूछिए। राकेश PTI। सर, ये मेरा सवाल ये वंदे भारत पर है। आपने बोला कि पूरे देश से वंदे भारत को जोड़ा जा रहा है, but there have been some reports saying that the average speed of these trains in mini corridor is far too low. ये जो अभी भाई साहब ने पूछा था क्वेश्चन, उसी का आंसर है। रेलवे के सिस्टम में हाईवे से डिफरेंट होता है। रेलवे के सिस्टम में ट्रैक और ट्रेन दोनों की स्पीड का सामंजस्य बनाना पड़ता है। इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया, देश भर में ट्रैक को अपग्रेड करने की भी प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चल रही है। पिछले साल करीब 7000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स का अपग्रेडेशन हुआ है, इस साल भी होगा, और करीब करीब अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर अंदर पूरे देश में
करीब 30,000 किलोमीटर के आसपास होगा, जो कि 160 kmph से 180 kmph के बीच में होगा। तो नेचुरली एवरेज स्पीड बहुत बढ़ेगी। सर I just wanted to know, you spoke about the ecosystem of the semiconductor thing and that you have connected with so many universities. Do you think that the upgraded skilled workforce will emerge in about 10 years' time? Why 10 years? But for semiconductor, I mean, you need time. By the time the students go through the phases of BTech and MTech and you get your work. No. It's much faster than that because one reason is इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस का जो करिकुलम था, अच्छा करिकुलम है, काफी अच्छा है, काफी एडवांस्ड है और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बिल्ड होता है सेमीकंडक्टर की कोर्सेज। तो आज भी दुनिया के करीब करीब सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 20% टैलेंट इज इंडियन। आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाओगे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इंडियन होगा, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर इंडियन होगा, चीफ ऑपरेशंस इंडियन होगा। तो बहुत ही अच्छा इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है। तो ये 10-20 साल दूर नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। नंदिता प्लीज सर, सूचीबद्ध है लेकिन अब समय कम है। नंदिता लास्ट क्वेश्चन सर, फिर अगले दिन मिलेंगे। नंदिता, मैंने आपको बहुत स्पष्ट हमेशा बताया। बहुत धन्यवाद। चला जाए, छोड़ दीजिए। केरला के जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट एंड लास्ट टाइम भी बहुत स्पष्ट कहा था कि जो भी इसके पीछे है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके पीछे, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया है कंप्लीट, और अभी वाला जो इंसिडेंट हुआ है परसों वाला, दैट आल्सो हैज बीन ऑलरेडी रेफर्ड टू एनआईए एंड एनआईए इज इन्वेस्टिगेटिंग। लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कम with their results, but we will not leave any stone unturned to get to the culprits.